औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ज़ूलॉजी का एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम चैप्टर प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ये जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका पहला टॉपिक है प्रोटेक्शन, इंटेगुमेंट्री सिस्टम्स। अब सबसे पहले देखेंगे कि इंटेगुमेंट क्या चीज़ होती है। किसी भी एनिमल की जो एक्सटर्नल कवरिंग है उसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं। वो जो इंटेगुमेंट है वो एनिमल को मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से महफूज रखती है और साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वेजन मतलब कि उनकी एंट्री से भी उसको बचाती है। उसके अलावा जब हम डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स देखेंगे तो उसके अंदर इस इंटेगुमेंट के और भी बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं, जिसमें बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करना और विटामिन डी की फॉर्मेशन। ये ख़ास तौर पर हम अपने अंदर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी स्किन के ऊपर पड़ती हैं तो हमारी स्किन के अंदर मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, वो विटामिन D3 के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना आपने कि सूरज से विटामिन डी आ रहा होता है, नहीं। हमारी बॉडी के अंदर, या मुझे कहना चाहिए कि हमारी स्किन के नीचे जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं वो एक्चुअल में कन्वर्ट होते हैं विटामिन D3 के अंदर। अगर आप विटामिन D3 वर्ड सुन के कंफ्यूज हो रहे हैं तो याद रखिएगा, एक विटामिन D2 होता है, एक विटामिन D3 होता है। जो विटामिन D2 है उसका सोर्स जो है वो प्लांट्स होते हैं और विटामिन D3 जो है इसका सोर्स एनिमल्स, मतलब ये एनिमल्स के अंदर ज़्यादा मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा जो इंटेगुमेंट है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को भी रिसीव करने में हेल्प करता है, जिसमें पेन सेंसेशंस हैं, टेम्परेचर है, मतलब कि किसी चीज़ का गर्म होना, ठंडा होना या प्रेशर वगैरह हो सकता है। उसके अलावा ये इंटेगुमेंट हम देखेंगे कि लोकोमोशन के अंदर भी हेल्प करते हैं और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स और गैसेस की मूवमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। तो ये जो सबसे पहली स्लाइड हमने पढ़ी है इसमें हम इंटेगुमेंट को डिफ़ाइन किया है और इसके फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स के मुख्तलिफ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इंटेगुमेंट किस तरीके से होती है। सबसे जो पहली लाइन आपको दिखाई दे रही है उसमें हम सिंगल सेल प्रोटोजोआ को डिस्कस करेंगे कि इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि एक्सटर्नल कवरिंग के तौर पर मौजूद होती है और इसकी जो स्ट्रक्चर है या केमिकल अगर आप इसको देखें तो ये सेम उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी होती है जिस तरह मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है। सिंगल सेल प्रोटोजोआ की ही बात करते हुए याद रखिएगा कि जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज होता है इनके बॉडी वॉल्यूम के रिलेटेड, कि अगर हम रिलेटिवली देखें तो इनका लार्ज सरफेस एरिया मौजूद होता है और वो जो लार्ज सरफेस एरिया होता है वो इनको हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज के अंदर मुख्तलिफ सोलूबल वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में, जो कि डिफ्यूजन की मदद से रिमूव किए जाते हैं। अब ये जो लार्ज सरफेस एरिया होता है ये जिस तरीके से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है, इसी तरीके से न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करने में भी हेल्प करता है। कुछ जो और प्रोटोजोआ हैं जिसमें पैरामीशियम की एग्जांपल हम ले सकते हैं, इनकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक थिक प्रोटीन कोट होता है। उस थिक प्रोटीन कोट को हम पेलिकल कहते हैं। ये जो पेलिकल है ये उनको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और एक ये सेमी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ये जो सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है ये इनके सीलिया और फ्लैजेला से पैदा होने वाली जो फोर्स होती है उसको पूरी बॉडी तक फैलाती है या पहुंचाती है और इसकी मदद से जो पैरामीशियम है या जो दूसरे प्रोटोजोआ हैं वो मूव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट्स के हवाले से, कि जो मल्टी सेलर इनवर्टिब्रेट्स होते हैं इनके अंदर भी सिंगल सेल लेयर जो है वो मौजूद होती है, लेकिन जो इनकी सिंगल सेल लेयर है वो एक्चुअल में कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स से बनी होती है, मतलब ऐसे एपिथेलियल सेल्स जिन्होंने कॉलम बनाए हुए होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी डायग्राम भी देखेंगे। अब ये जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस की, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती है, जबकि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसमें फाइबर्स और सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम देख लेनी चाहिए। ये जो इसके पास आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, उसके ऊपर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो कॉलमुलर सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस दिखाया गया है और न्यूक्लियस के साथ साथ ही आप देखें ऊपर येलो कलर का एक ग्लैंडुलर सेल्स भी हैं। ये जो ग्लैंडुलर सेल है इस ये ग्लैंड है और इससे जो है वो मुख्तलिफ सेक्रीशंस या म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस होगी और साथ ही साथ आप यहाँ पर नोट कीजिए कि इनके ऊपर सीलिया मौजूद हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा सीलिया मौजूद हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनके ऊपर सीलिया भी मौजूद हो सकता है। तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल में एक सिंपल आप कह सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट
की स्किन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद हम लास्ट पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो उनके ऊपर काफ़ी सीलिया जो है मौजूद हो सकते हैं और इनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं जिससे म्यूकस लाइक सेक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद हम मज़ीद इनवर्टिब्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है, और साथ ही साथ मेंशन कर दिया है कि क्यूटिकल के अंदर आपको काफ़ी वेरिएबल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, काफ़ी वैरायटी मिलेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम रोटीफर्स की बात करते हैं जो कि एक इनवर्टिब्रेट है, तो उसकी क्यूटिकल जो है वो थिन और इलास्टिक होती है। जबकि अगर हम क्रस्टेशियंस, एरेक्निड्स और इंसेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब क्रस्टेशियंस के अंदर क्रैब आ जाते हैं, एरेक्निड्स के अंदर स्पाइडर्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी क्यूटिकल की बात करें तो इनके अंदर थिक और रिजिड क्यूटिकल होती है जो कि बॉडी को सपोर्ट करती है। ऐसी जो क्यूटिकल्स होती हैं उनके अंदर काइटिन और प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, और वो काइटिन और प्रोटीन जो क्यूटिकल होती है वो रिजिड प्लेट्स बना रही होती है जो कि फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन के साथ लिंक हुए होती हैं। हम इसको डायरेक्ट एक डायग्राम के ज़रिए समझ लेते हैं। ये जो पहली आपको डायग्राम दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ, ये एक्चुअल में एक क्रस्टेशियन की स्किन दिखाई गई है। आप देख सकते हैं इस क्रस्टेशियंस की स्किन के नीचे ग्रीन कलर के एपिडर्मस सेल हैं, और उस एपिडर्मस सेल के ऊपर एक थिक एंडोक्यूटिकल है जिसको प्रोक्यूटिकल भी बोला जा रहा है। उस एंडोक्यूटिकल की आप तीन जो है वो आप कह सकते हैं कि डिवीजन्स कर सकते हैं। एक अनकैल्सिफाइड लेयर है जिसमें कैल्शियम जो है वो नहीं होगा। ऊपर कैल्सिफाइड लेयर है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद होंगे। उसके ऊपर पिगमेंटेड लेयर है जिसके अंदर मुख्तलिफ पिगमेंट्स होंगे, और सबसे ऊपर जो है वो एपीक्यूटिकल आती है। ये क्रस्टेशियन की स्किन थी। अब हम एक इंसेक्ट की स्किन देखते हैं कि उसके अंदर क्या होगा। अगेन सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के ऊपर प्रोक्यूटिकल है जिसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक एंडोक्यूटिकल जो अंदर की तरफ है, एक एक्सोक्यूटिकल होगी जो बाहर की तरफ है, और उसके ऊपर एपीक्यूटिकल है। ठीक है। अब इसी तरीके से इस क्यूटिकल का एक डिसएडवांटेज भी शेयर किया गया है जो कि आप एफएससी के अंदर भी पढ़ते हैं। पार्ट 2 की क्लास में आपने पढ़ा होता है कि इन क्यूटिकल का एक डिसएडवांटेज होता है कि इस क्यूटिकल ने, क्योंकि एक एनिमल को यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह को कवर किया होता है, तो वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको ग्रो करने के अंदर काफ़ी इशू होते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन ये जो इंसेक्ट्स हैं ये अपने ऊपर से अपना जो एक्सोस्केलेटन है इसको उतारते हैं, अपनी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, और फिर बड़े साइज़ का जो एक्सोस्केलेटन है वो बना लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर ये जो एक्सोस्केलेटन है इसको शेड किया जाता है, गिराया जाता है और फिर से नया बनाया जाता है, इसको हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस कहते हैं। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर इन्वर्टिब्रेट्स के हवाले से डिस्कस किया। अब जो इन्वर्टिब्रेट्स को हम मज़ीद एक्सप्लोर करने लगे हैं, यहाँ पर तकरीबन तकरीबन सारे इन्वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया गया है एक एक लाइन के अंदर। अगर हम नाइडेरियंस की बात करें जिसके अंदर हाइड्रा और कोरल्स की एग्जांपल आ जाती है, आपको ऊपर पहली पिक्चर के अंदर हाइड्रा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ कोरल्स जो है वो उसकी पिक्चर भी अटैच की गई है। कि अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं तो उसकी जो एपिडर्मस होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ वन सेल लेयर थिक होती है, मतलब कि एक ही सेल की थिकनेस होती है उसके अंदर। अगर हम दूसरे नाइडेरियंस की बात करें जिसमें कोरल्स आ जाते हैं, ये समंदरों के अंदर मौजूद होते हैं, तो इनके अंदर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं, और वो जो म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के शेल जो है वो बनाते हैं। अब नीचे वाली जो दो तस्वीरें हैं उसके अंदर एक तो फ्लूक है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, पैरासिटिक फ्लूक। ये इसको आप लीवर फ्लूक भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ टेप वर्म है। अब ये जो इनके अंदर पैरासिटिक फ्लूक्स हैं और जो टेप वर्म्स हैं, इनके अंदर जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स सिंसिशियम, जिसका दूसरा नाम टैगुमेंट भी है। अब इस कम्प्लेक्स सिंसिशियम को ज़रा समझ लीजिएगा। इसमें आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा सा सेल होता है जो कि पूरी बॉडी के गिर्द मौजूद होता है, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मतलब पूरी जो स्किन होती है वो पूरा एक सेल होता है जिसने ओवरऑल कवर किया होता है, और उसके अंदर कोई भी क्रॉस वाल्स या क्रॉस मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होती, और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब ये जो सिंसिशियम है या जो टैगुमेंट है, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये होता है कि इसने न्यूट्रिएंट की इंजेक्शन करनी होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी होती है होस्ट के एंजाइम से। अब होता इस तरीके से है कि ये जो पैरासिटिक फ्लूक्स हैं ये किसी भी, क्योंकि पैरासाइट हैं तो किसी भी ये एनिमल की इंटेस्टाइन के अंदर या लीवर के अंदर जो है ना वो ये रह रहे होते हैं। अब ज़ाहिर बात है उस इंटेस्टाइन के अंदर, उस लीवर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स बनते हैं जो कि इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो नेचर ने उस नुकसान से बचने के लिए इनको बाहर एक सिंसिशियम दी होती है, टैगोमेंट दी होती है। तो वो जो टैगोमेंट होती है, वो जो सिंसिशियम होती है, वो इनको उस हार्मफुल एंजाइम से, डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको महफूज रखती हैं और ये वहाँ पर रहकर नुकसान पहुँचाती रहती हैं। अगर हम नीमाटोड्स और एनालिड्स की बात करें तो इनके अंदर जो एपिडर्मस होती है ये भी वन सेल थिक होती है और ये क्यूटिकल सक्रीट करते हैं और उस क्यूटिकल की काफ़ी लेयर्स हो सकती हैं। तो आपको ग्रीन कलर में एक नीमाटोड दिखाया हुआ है और साथ ही साथ एक अर्थवर्म जिसको आप एनालिड भी कहते हैं उसकी पिक्चर अटैच की हुई है। अब हम इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं। इकाइनोडर्म्स को याद रखने के लिए सिंपल याद रखिएगा कि इकाइनोडर्म्स के अंदर स्टार फिशेज आ जाते हैं जिसकी पिक्चर यहाँ पर अटैच की हुई है। कि जो इकाइनोडर्म की इंटेगुमेंट होती है वो सिलिएटेड एपिडर्मस के ऊपर कंसिस्ट करती है और उस सिलिएटेड एपिडर्मस के नीचे कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं जिसको आप डर्मस भी कह सकते हैं। अगेन अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं जिसमें अभी हम बात करके आए हैं कि क्रस्टेशियंस आ जाते हैं, अरेक्निड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम इन आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो इनके बाहर जो है वो इंटेगुमेंट स्पेशलाइज्ड एक्सोस्केलेटन के अंदर कन्वर्ट होती है, जो कि अभी हमने सीखा है कि ये एक्सोस्केलेटन जो है ये वक्तन फ़वक्तन उतरती रहती है, शेड होती रहती है और उस प्रोसेस को हम मोल्टिंग या एक्डाइसिस का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसके साथ हमारी पूरी इनवर्टिब्रेट की इंटेगुमेंट जो है वो डिस्कस हो गई है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट स्किन, जिसको स्टार्ट किया गया है कि स्किन जो है जिसको आप टेगुमेंट भी कहते हैं ये हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है अगर हम सरफेस एरिया के हवाले से बात करें। ठीक है, और ये पूरे एनिमल के गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं। स्किन की दो मेन लेयर्स आप बना सकते हैं जैसे कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी था कि बाहर वाली जो है वो एपिडर्मस होती है जो कि एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है और 1 to several सेल थिक हो सकती है। एपिडर्मस के नीचे डर्मस की लेयर होती है और उस डर्मस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कोलेजनस रेटिकुलर मतलब के नेटवर्क बनाए हुए इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और इन दोनों लेयर्स के नीचे मतलब कि जो स्किन है एपिडर्मस और डर्मस के नीचे एक हाइपोडर्मस की लेयर होती है। वो जो हाइपोडर्मस की लेयर है वो लूज़ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसमें एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की नर्व एंडिंग्स होती हैं। अब वर्टिब्रेट स्किन को स्टार्ट किया गया है फिशिस से और फिशिस में भी जो सबसे सिंपल फिशिस हैं उनसे स्टार्ट किया गया है, द स्किन ऑफ जॉलेस फिशिस। अब जॉलेस फिशिस को हमेशा याद रखिएगा कि इसमें दो बड़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल्स आती हैं, लैम्प्रेज एंड हैग फिशिस। ये जो लैम्प्रेज और हैग फिशिस हैं इनकी रिलेटिवली थिक स्किन होती है। इनके जो एपिडर्मल मतलब के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं और वो जो एपिडर्मल ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं वो म्यूकस सक्रीट करते हैं। अब वो इतनी म्यूकस सक्रीट करते हैं कि ये फिशेस काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर म्यूकस मौजूद होती हैं और काफ़ी चिपचिपी सी होती हैं, स्लाइमी होती हैं, जिसकी वजह से इनको हम ईल स्किन भी कहते हैं। मतलब कि इनकी जो स्किन होती है उसको हम ईल स्किन भी कहते हैं। और वो ईल स्किन क्यों कहते हैं मैंने अभी बताया कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा म्यूकस या स्लाइम ग्लैंड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा म्यूकस और स्लाइम मौजूद सक्रीट करते हैं और पूरी बॉडी उससे भर जाती है। ये जो म्यूकस है, ये जो स्लाइम है, ये इसको प्रोटेक्ट करती है एनिमल को एक्सटर्नल पैरासाइट से और प्रीडेटर से। आप इसके साथ ही अटैच पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से एपिडर्मस, डर्मस और हाइपोडर्मस को जो है वो लेफ़्ट साइड पे दिखाया गया है। फिर जो एपिडर्मस है इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स हैं जिसमें ग्रैन्युलर सेल्स हैं, लार्ज म्यूकस सेल्स हैं, स्मॉल म्यूकस सेल्स हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि एपिडर्मस और डर्मस के दरमियान जो है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है और जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती है और हाइपोडर्मस के नीचे जो है वो फैट सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये है स्किन जॉलस फिशेस के हवाले से, इसका सिंपल इतना ही बताया हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे जो उससे एडवांस है कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर क्या होता है। अगेन कार्टिलेजिनस फिशेस जब भी वर्ड आए तो उसमें सबसे एक प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारे साथ शेयर की जाती है और वो है शार्क्स की, कि शार्क के अंदर स्किन किस तरीके से होगी। याद रखिएगा कि जो शार्क के अंदर स्किन है वो एक्चुअल में मल्टी लेयर्ड होती है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा म्यूकस और सेंसरी सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब ये जो डर्मस है इसके अंदर, उसके अंदर बोन मौजूद होती है। मतलब कि जो शार्क्स के अंदर जो डर्मस लेयर होती है उसके अंदर बोन्स मौजूद होती हैं और वो जो बोन्स हैं वो छोटे छोटे प्लेकॉइड स्केल्स बनाए हुए होते हैं और उन प्लेकॉइड स्केल्स को हम डेंटिकल्स कहते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप नीचे कि किस तरीके से एक पिक्चर के अंदर दिखाया गया है कि कम्पैक्ट डर्मस दिखाई गई है और उस कम्पैक्ट डर्मस से बोन बाहर की तरफ निकल रही है। और आप देख सकते हैं कि जो बोन है ये लूज डर्मस, पिगमेंट सेल्स और एपिडर्मस को रप्चर करते हुए बाहर निकली हुई है।
इस जो बोन के नीचे पल्प होता है और इस पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, नर्व्स होंगी, और इस पल्प के ऊपर ये जो बोन है इसको हम कहते हैं कि इसमें डेंटाइन जो सब्सटेंस होता है वो मौजूद होता है, और इस डेंटाइन को एनेमल ने जो है वो कवर किया होता है, और इस पूरे को आप डेंटिकल कहते हैं। ये सेम बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसे हमारे टीथ का स्ट्रक्चर है। हमारे टीथ के अंदर भी डेंटाइन और एनेमल जो है वो मौजूद होता है। फ़र्क इतना है कि शार्क्स के दांत भी इस तरीके से होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो मौजूद होते हैं। अब ज़रा देखिएगा यहाँ पर, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि शार्क्स के अंदर या कार्टिलेजनस फिशेस के अंदर किस किस्म के स्केल्स होते हैं। तो आपने याद रखना है कि इनके अंदर प्लेकॉइड स्केल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये जो डेंटिकल्स होते हैं इनके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं, और ये बिल्कुल सिमिलर हैं जिस तरह वर्टिब्रेट के टीथ होते हैं, जो मैंने अभी आपसे बात डिस्कस की। अब क्योंकि ये जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करती रहती हैं, तो इनका जो स्किन एरिया होता है वो भी इंक्रीज़ करता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो न्यू डेंटिकल्स होते हैं वो अब स्किन सरफेस के ऊपर मौजूद तो होते हैं, लेकिन जब एक दफ़ा मैच्योर हो जाते हैं तो फिर दोबारा ग्रो नहीं करते। लेकिन याद रखने वाली जो बात है वो ये है कि ये वक्त के साथ साथ वियर डाउन होते रहते हैं, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ऊपर से इस्तेमाल होते जाते हैं। और एक टाइम आता है कि जब कार्टिलेजनस फिश बहुत ज़्यादा एज की हो जाती है तो ये जो प्ले कार्ड स्केल्स हैं ये बहुत थोड़े रह जाते हैं इनकी सरफेस के ऊपर। लेकिन इन्हीं डेंटिकल्स की वजह से, इन्हीं प्ले कार्ड स्केल्स की वजह से जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं इनकी स्किन जो है वो सैंड पेपर टेक्सचर देती है, मतलब कि एक रफ सा टेक्सचर जो है वो मौजूद होता है। अगर हम शार्क की स्किन के ऊपर हाथ लगाएंगे तो हमें वहाँ पर छोटे छोटे कांटे जो है वो महसूस होंगे, मतलब कि रफ़ टेक्सचर होगा, और वो जो छोटे-छोटे कांटे हैं वो एक्चुअल में इन्हीं प्लेकॉइड स्केल्स की वजह से हमें वहाँ पर फ़ील हो रहा होगा। इसके बाद है जी स्किन ऑफ बोनी फिशेस, कि बोनी फिशेस की स्किन किस तरीके से होती है। याद रखिएगा कि बोनी फिशेस को हम टिलियोस्ट भी कहते हैं। इनके अंदर जो स्केल्स होते हैं वो एक्चुअल में डर्मल बोन से जो वो बने होते हैं। अब थिन लेयर ऑफ डर्मल टिश्यूज़ जो हैं उसके ऊपर जो वो एपिडर्मस ने उसको कवर किया होता है। अब इसको ज़रा हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि इसमें जो रेड कलर के हैं वो आप देख रहे हैं कि बोनी स्केल हैं, सॉरी बोनी पार्ट हैं किसी स्केल के, और उस बोनी पार्ट ऑफ स्केल को एपिडर्मस ने कवर किया हुआ है, और उस एपिडर्मस के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स भी हैं जिससे सक्रीशंस जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, आप जैसे इन स्केल्स के हवाले से याद रखिएगा कि जब ये एक स्केल बन जाते हैं तो ये शेड नहीं करते, मतलब गिरते नहीं हैं। ये उन्हीं स्केल के ऊपर ही जो है वो ग्रो करते रहते हैं, और जब ये ग्रो करते हैं तो उन स्केल्स को अगर हम गौर से देखें तो उसके ऊपर ग्रोथ लाइंस होती हैं। और कुछ जो इक्थियोलॉजिस्ट हैं, मतलब इक्थियोलॉजिस्ट उनको कहते हैं जो फिशेस को स्टडी करते हैं, वो इन स्केल्स की मदद से एज ऑफ फिश भी जो है वो फाइंड कर लेते हैं। जो बोनी फिशेस की स्किन है ये एक्चुअल में परमिएबल होती है और गैस एक्सचेंज में फंक्शन करती है। अब आप देखेंगे कि जो अगर हम स्मॉलर फिशेस की बात करें तो उनके अंदर लार्ज स्किन एरिया सरफेस होता है उनके वॉल्यूम के लिहाज से, और इसकी जो डर्मिस होती है उसके अंदर कैपिलरी बेड्स होती हैं, मतलब कि कैपिलरी की सप्लाई होती है जो उनको रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती हैं। इनके एपिडर्मस के अंदर म्यूकस ग्लैंड्स भी मौजूद हैं, और वो जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो इनको बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाती है, और इसकी फ्रिक्शन को कम करती है ताकि वो जो फ़िश है, वो जो मछली है, वो आसानी से तैर सके। हाँ, कुछ फिशेस के अंदर ग्रैनुलर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसे पॉइजनस एल्कलॉइड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो दूसरी स्पीशीज़ को दूर भागने पे मजबूर कर देंगे। बहुत सी जो टेलियोस्ट हैं यानी कि बोनी जो फिशेस हैं वो डीप एक्वेटिक हैबिटेट्स में रहते हैं, मतलब पानी में काफ़ी गहराई में रहते हैं, और इनकी स्किन के ऊपर फोटोफोर्स मौजूद होते हैं। और फोटोफोर्स क्या होता है कि मतलब कि इसमें से लाइट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, या आप सिंपल कह सकते हैं कि जो फोटोफोर्स होते हैं ये इनको शाइनी चमकीले से कलर जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं इनकी स्किन को, और ये इन फोटोफोर्स की मदद से वार्निंग सिग्नल्स भी दे सकते हैं, और किसी को अपने जाल के अंदर फंसा भी सकते हैं, क्योंकि जो बाकी के जो जानवर होते हैं वो ब्राइट कलर्स को फॉलो करते हैं, तो ये उससे उनको ल्यूर भी कर सकते हैं, उनको अपने जाल में फंसा भी सकते हैं। तो ये बेसिकली स्किन डिस्कस की गई थी बोनी फिशेस की। अब उसके बाद जब हम एम्फीबियंस की स्किन को जो है वो डिस्कस करेंगे। एम्फीबियंस की स्किन को डिस्कस करने से पहले पहले हम जो है वो इसकी डायग्राम जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहली डायग्राम है ये एक्चुअल में एक एम्फीबियन की स्किन को जो है वो डिस्कस किया गया है, जिसमें सबसे नीचे वाली जो लेयर है उसमें डेंस फाइबर्स हैं, उसके ऊपर लूज फाइबर्स हैं, ठीक है,
उसमें सेरस ग्लैंड्स हैं। अब सेरस ग्लैंड क्या होते हैं, ये वाटरी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। ग्रीन कलर का सेरस ग्लैंड है। और इसमें म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। फिर बेसमेंट में ब्रेन है, और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर पिगमेंट लेयर भी जो है वो मौजूद होती है। ये जो सारी लेयर्स हैं ये मिल के डर्मस बना रही होती है, और इसके ऊपर एपिडर्मस मौजूद है। अब आप इस स्किन को जेन में रखते हुए एग्जाम्पल भी जेन में ले आएँ कि फ्रॉग के अंदर ऐसी स्किन होती है। तो आप देखें कि सेरस ग्लैंड की वजह से, म्यूकस ग्लैंड की वजह से, ये जो एम्फीबियंस होंगी इनकी अक्सर जो स्किन होती है वो काफ़ी चिपचिपी सी होगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में स्किन है किसकी, एम्फीबियंस के लिहाज से। यहाँ पर अब हम इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि जो एम्फीबियन स्किन है वो एक्चुअल में स्ट्रेटिफाइड एपिडर्मस होती है। मतलब कि ऐसी एपिडर्मस है जिसके अंदर मुख्तलिफ लेयर्स हैं, और इनकी जो डर्मस होती है उसके अंदर म्यूकस और सेरस ग्लैंड्स जो है वो मौजूद होते हैं, और साथ ही साथ पिगमेंटेशन वाले सेल्स भी मौजूद होते हैं। फाइलोजेनेटिकली अगर हम बात करें, मतलब एवोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें, तो एम्फीबियंस को हम कहते हैं कि ये एक ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन मतलब कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के दरमियान में। आप ये कह सकते हैं कि पानी में रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं और ज़मीन के अंदर रहने वाले जो वर्टिब्रेट्स हैं, उन दोनों के दरमियान का एक लिंक है ये एम्फीबियन वगैरह, कि मतलब ये पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन के ऊपर भी रह लेते हैं। और ये बताया जाता है कि जो अर्लीस्ट एम्फीबियंस थे उनके ऊपर भी एक्चुअल में डर्मल बोन स्केल्स जो है वो मौजूद थे, जिस तरीके से फ़िश इंसेस्टर्स के अंदर मौजूद थे। लेकिन आज जो एम्फीबियंस मौजूद हैं उनके ऊपर इस तरीके से कोई स्केल्स मौजूद नहीं होते। बताया जा रहा है कि जो पहला एम्फीबियन था उसके ऊपर इस तरीके से स्केल्स मौजूद थे। अब थ्री प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब कोई भी अगर ज़मीन के ऊपर रहता है तो उसको तीन मसले देखने पड़ते हैं। सबसे पहला है डेसिकेशन, कि उसका वाटर लॉस जो है वो हो सकता है बॉडी से। दूसरा है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से जो डैमेज होता है। और तीसरा है फिजिकल एब्रेशन, के मतलब कि जो उसकी स्किन के ऊपर रगड़ वगैरह लग सकती है। तो एम्फीबियंस की स्किन जो है वो किस तरीके से इन तीनों प्रॉब्लम्स को से बचाती है इसको, तो वो यहाँ पर हम देखेंगे। अगर हम एम्फीबियंस की एवोल्यूशन की बात करते हैं तो इस इनकी स्किन के अंदर काफ़ी ज़्यादा केराटिन प्रोडक्शन होती है। अब वो जो केराटिन है वो एक्चुअल में एक टफ इम्परमिएबल प्रोटीन है जो स्किन को महफूज रखती है एब्रेसिव डैमेज से। ठीक है, कि मतलब रगड़ वगैरह से जो है वो इसको महफूज रखती है। और साथ ही साथ इस केराटिन का ज़्यादा होना एक्चुअल में स्किन्स के सेल को महफूज रखता है, या डीएनए को या न्यूक्लियर मटेरियल को महफूज रखता है अल्ट्रावायलेट लाइट से। अगर ये केराटिन ना हो तो अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर म्यूटेशन भी काज कर सकती है। उसके साथ साथ इसकी स्किन के ऊपर जो मौजूद म्यूकस ग्लैंड्स हैं जिससे म्यूकस बनता है, वो इसकी डेसिकेशन से भी इसको महफूज रखती है। अब डेसिकेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर। और जब इनकी स्किन पूरी गीली हुई होती है, म्यूकस से भरी हुई होती है, तो उससे गैसेस एक्सचेंज भी बड़ा अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी बिहेव कर रही होती है। और कुछ एम्फीबियंस ऐसे हैं जिनकी स्किन के अंदर पॉइजनस ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। और ये जो पॉइजनस ग्लैंड्स हैं ये अनप्लेजेंट टेस्टिंग या टॉक्सिक फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि प्रेडेटर्स को, जो इनके शिकार करने के लिए आते हैं, उनको दूर भगा देते हैं। उसके अलावा इनकी एपिडर्मिस के अंदर सेंसरी नर्व्स भी मौजूद हैं जो कि फ्री एंडिंग्स के तौर पर मौजूद होती हैं। और आप टोड्स के अगर देखें, टोड भी मतलब फ्रॉग की एक किस्म होती है कि उसके ऊपर एक छोटे छोटे गड़े बने होते हैं, वार्ड्स बने होते हैं। और उन वार्ड्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसरी सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये स्पेशलाइज सेंसरी स्ट्रक्चर है। लास्ट के ऊपर हम जो है वो रेप्टाइल की स्किन को जो है वो डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने से पहले यहाँ यहाँ पर हम उसकी डायग्राम देख लेते हैं। अगेन इसकी स्किन को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक एपिडर्मस और दूसरी डर्मस। एपिडर्मस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। ठीक है, जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये एक्चुअल में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम है इसके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, लिपिड्स के ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। और वो जो लिपिड के ग्रैन्यूल्स हैं वो भी वाटर लॉस से, डेसिकेशन से इसको महफूज रखेंगे। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम जो है ये एक्चुअल में मुख्तलिफ सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करती है। मिसाल के तौर पर अगर स्किन डैमेज हो जाती है तो यहीं से नए सेल्स उनको रिपेयर करेंगे। जबकि जो डर्मस है उसके अंदर बेसमेंट में ब्रेन आ जाती है, फिर पिगमेंट लेयर आएगी, फिर डेंस फाइबर्स हैं, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स और लूज फाइबर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब स्किन ऑफ रेप्टाइल्स को हम देख लेते हैं। बड़ा थोड़ा सा इसका डिस्कस किया गया है कि जो रेप्टाइल्स की स्किन है वो एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट शो करती है कि इसने टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर सर्वाइव करना है। जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस की, जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कह रहे हैं, वो थिक होती है और उसके अंदर ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते।
और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है ये एक्चुअल में मॉडिफाइड होती है मुख्तलिफ रेप्टाइल्स के अंदर, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के अंदर। कुछ के अंदर ये स्केल्स के अंदर कन्वर्ट होगी, कुछ के अंदर ये स्कूट्स के अंदर कन्वर्ट होती है जिसको हम थिक स्केल्स भी कहते हैं। स्नेक्स के अंदर, टर्टल्स के अंदर आप देख सकते हैं। ये इसकी मुझे सबसे अच्छी जो एग्जांपल लगती है वो ये है कि आपने अगर एलिगेटर देखा हो, ठीक है, उसको मगरमच्छ अगर देखा हो, तो उसकी स्किन के ऊपर जो उभार होते हैं उसको हम एक्चुअल में स्कूट्स कहते हैं। तो वो इसी स्ट्रेटम कॉर्नियम के बने होते हैं। उसके अलावा अगर हम टर्टल का मुंह देखेंगे, बीक जो होती है उसके अंदर भी ये मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डेपोजिशन होती है। रैटल स्नेक्स का जो टेल होती है जिसको अब रैटल कहते हैं, उसके अंदर भी इसकी स्ट्रक्चर होती है। क्लॉ क्लॉज आ जाते हैं, पंजे जिसको हम कहते हैं। प्लैग्स जो हैं वो आ जाते हैं। प्लैग्स भी स्किन के ऊपर इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हार्ड प्लेट्स होती हैं उनको हम प्लैग्स कहते हैं। ये भी आप जो है वो टर्टल्स के ऊपर, टोर्टाइस के ऊपर देख सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो स्पाइनी क्रस्ट, नुकीले आप कह सकते हैं कि कील की तरह के जो अगर स्ट्रक्चर होते हैं किसी रेप्टाइल के ऊपर, तो वो भी एक्चुअल में इसी स्ट्रेटम कॉर्नियम के जो वो बने होते हैं। अब ये जो थिक केराटिनाइज लेयर है ये एब्रेशन से महफूज रखती है, डिहाइड्रेशन से बचा के रखती है, और एक आर्मर की तरह, एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह जो वो काम कर रही होती है। अब रेप्टाइल्स जो हैं जिसमें स्नेक्स हैं, लिजर्ड्स हैं, ये भी अपनी ऊपर वाली जो स्किन है उसको शेड करते हैं, मोल्ड करते हैं, और फिर जो आउटर लेयर होती है ओल्ड, वो सेपरेट हो जाती है नीचे वाली एपिडर्मिस से। और इस जो लेयर की सेपरेशन है उसमें फ्लूइड भी काफ़ी हेल्प करती है। मतलब जब ये लेयर अलग हो रही होती है तो उस लेयर के नीचे पानी भर जाता है, और वो जो पानी है वो बाहर वाली लेयर को आहिस्ता आहिस्ता उतार देता है, और जो स्किन होती है वो उतर जाती है। ये आपने स्नेक्स के बारे में सुना होगा कि स्नेक्स किस तरीके से अपनी स्किन जो है वो उतारते हैं। तो ये बेसिकली स्किन ऑफ रेप्टाइल्स को जब हमने डिस्कस किया। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स को डिस्कस किया। कल वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो बर्ड्स को और मैमल्स को मेनली जो है वो डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं, या नीचे जो है वो कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको गाइड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।